दोस्तों स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है जीके जीएस पढ़ेंगे, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी और यूपी पीएससी आरओ एआरओ और जो भी आने वाली परीक्षाएं दोस्तों जैसे वीडियो हुआ वीपीओ हुआ उनमें जो है काम आएंगी। वीडियो में और जूनियर असिस्टेंट में तो जरूर से, वीपीओ का तो सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है। तो दोस्तों जिसमें भी जीसी आएगी, जीएस और जीके आएगी, वो परीक्षाओं सभी में जो है ये काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र को जो है अश्व अक्षांश के रूप में भी जाना जाता है। यानी जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब का क्षेत्र है उसको हम अश्व अक्षांश के रूप में जानते हैं, यानी कि उसको हम अश्व अक्षांश भी कहते हैं। इन अक्षांशों को शांत हवाओं और कम वर्षा की विशेषता है, यानी जो इन अक्षांशों की विशेषता है वहाँ पे शांत हवाएं हैं और कम वर्षा होती है। इन जहाज़ों को अक्सर उच्च दाब और शांत हवाओं के क्षेत्रों का सामना करना पड़ता था, यानी जो जहाज जाते थे सामान लेकर इन क्षेत्र में पहुंचते ही वो रुक से जाते थे, जिससे वे कई दिनों या हफ्तों तक नौकायन करने और फिर से आपूर्ति करने में असमर्थ हो जाते थे। चालक दल के पास अक्सर पानी का पीने का पानी भी समाप्त हो जाता था। अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए जल का संरक्षण करने के लिए नाविक घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, यानी जो घोड़े उस समय लादे रहते थे जहाज में, उनको जो फेंक देते ताकि बाहर हल्का हो जाए जहाज का और जहाज जो है आगे बढ़ सके। अतः इसका नाम अश्व अक्षांश या हॉर्स लेटिट्यूड इसीलिए पड़ा है। अश्व अक्षांश व्यापारिक हवाओं और पछुआ हवाओं के बीच उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में शांत हवा और समुद्र की एक पेटी यानी द्रोणी है। नेक्स्ट दोस्तों, डोल ड्रम्स एक लोकप्रिय समुद्री शब्द है जो भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी के चारों ओर बेल्ट को संदर्भित करता है, जहां नौकायन जहाज कभी कभी हवाहीन जल में फंस जाते हैं। नासा की यह एक उपग्रह छवि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को दिखाती है, जिसे विश्व भर में नाविक डोलड्रम्स के रूप में जानते हैं। ये दोस्तों ध्रुवीय ऊंचाई उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर 700 से 900 उत्तर और दक्षिण के मध्य तापमान हमेशा बेहद कम रहता है। ठंडी अवरोहित हवा ध्रुवों पर उच्च दाब उत्पन्न करती है। उच्च दाब के इन क्षेत्रों को ध्रुवीय उच्च के रूप में जाना जाता है। विषुवतीय निम्न जो है दोस्तों भूमध्य रेखा के पास समुद्र तल का दाब कम होता है और इस क्षेत्र को भूमध्य रेखीय निम्न के रूप में जाना जाता है। 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के साथ उच्च दाब क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें उपोष्ण कटिबंधीय उच्च कहा जाता है। आगे 60 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री दक्षिण के साथ ध्रुव वार्ड या निम्न दाब बेल्ट को उपध्रुवीय निम्न कहा जाता है। इस प्रकार ग्लोब पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी अन्यथा अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है। संभवतः आपको जो है एक पॉइंट क्लियर हुआ हो गया। नेक्स्ट दोस्तों हम शुक्र ग्रह के बारे में जानते हैं थोड़ा। शुक्र को कभी कभी पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, क्योंकि शुक्र और पृथ्वी लगभग एक ही आकार के हैं, लगभग एक ही द्रव्यमान व लगभग एक ही वजन के होते हैं और एक बहुत ही समान यानी एक ही सामग्री से बने हैं, रचना के हैं, यानी एक ही बहुत ही समान रचना के हैं। वह पड़ोसी ग्रह भी हैं। हालांकि शुक्र और पृथ्वी में बहुत सी असमानताएं भी हैं। शुक्र का वायुमंडल पृथ्वी से लगभग 100 गुना मोटा है और इसकी सतह का तापमान बेहद गर्म है। शुक्र के पास पृथ्वी की तरह जीवन या जल महासागर नहीं है। शुक्र भी पृथ्वी और अन्य ग्रहों की तुलना में पीछे की ओर घूमता है। शुक्र ग्रह के बाद दोस्तों हम नेपच्यून के बारे में जानते हैं। इसकी खोज गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर हुई थी। यह सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर ज्ञात ग्रह है। इस परिक्रमण यानी इसकी परिक्रमण अवधि जो है 164 वर्ष तथा परिक्रमण अवधि 16 घंटे 7 मिनट है। नेपच्यून और यूरेनस ही ऐसे दो ग्रह हैं जिन्हें दूरबीन की मदद से खोजा गया है। यानी कि एक पॉइंट आप यहाँ पे क्लियर है बन जाता है आपका कि दूरबीन से खोजे गए ग्रह तो वो कौन कौन से हैं। तो नेपच्यून और यूरेनस जो है दूरबीन की मदद से खोजे गए ग्रह हैं। यूरेनस के बारे में जानते हैं दोस्तों। यह सूर्य से 7वां ग्रह है और हमारे सौर मंडल में इसका जो है तीसरा सबसे बड़ा व्यास है। यह दूरबीन की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह था। यूरेनस की खोज 1781 में खगोल शास्त्री विलियम हर्शल ने की थी। हालांकि उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यह धूमकेतु या तारा था। मंगल के बारे में जानते हैं दोस्तों। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसके दो उपग्रह फोबोस और डिमोस हैं। मंगल सौरमंडल का चौथा ग्रह है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। अंग्रेजी में मार्स को युद्ध के रोमन देवता का नाम दिया गया है। यानी अंग्रेजी में जो है मार्स ग्रह को जो है युद्ध के रोमन देवता का नाम दिया गया है। दोस्तों थोड़ा सा हम इसमें जो है पॉलिटी भी पढ़ते हैं साथ साथ में। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प यानी प्रस्तुत किया गया, जो उद्देश्य का भी कहते हैं बाद में। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया।
और 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई और जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू किया गया। ये देखो 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसको जो है दुनिया में सबसे लंबा होने वाला संदिग्ध गौरव प्राप्त है। भारत के संविधान को दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच बनाया गया था। इस दौरान भारत की संविधान सभा में इसके मसौदे पर खंड दर खंड चर्चा की गई थी। कुल मिलाकर सभा ने 11 सत्र आयोजित किए, जिसमें बैठकें 165 दिन तक चली थी। संविधान सभा में 300 सदस्य थे। इनमें से 6 सदस्यों ने विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद 3 कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। इस कांग्रेस तिकड़ी के अलावा विधानसभा के एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य वकील और अर्थशास्त्री BR अम्बेडकर थे। उनके साथ काम करने वाले 2 अन्य वकील गुजरात के KM मुंशी और मद्रास के अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। इन 6 सदस्यों को 2 सिविल सेवकों द्वारा महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की गई। एक BN राव भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और दूसरे प्रमुख रचयिता SN मुखर्जी थे। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दोस्तों 42वां संशोधन देखते हैं। भारत के संविधान में 42वां संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के रूप में जाना जाता है, आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन ने भारत के विवरण को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया और राष्ट्र की एकता शब्दों को राष्ट्र की एकता और अखंडता में भी बदल दिया। 44वां संशोधन देखते हैं। न्यायिक समीक्षा के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को फिर से स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में सशस्त्र विद्रोह शब्द को आंतरिक गड़बड़ी से बदल दिया गया था। कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करवा दी। संपत्ति के अधिकार को केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। 65वां संशोधन देखते हैं। 65वां संशोधन अधिनियम 1990 SC/ST के लिए बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई और SC और ST के लिए एक विशेष अधिकारी का कार्यालय हटा दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। इसलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। इनमें देश के सभी वर्गों के लोगों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान दिए गए हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने मन का कोई भी कार्य कर सकता है, लेकिन वह कार्य अवैध और असंवैधानिक नहीं होना चाहिए और न ही वह कार्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो। इस संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्तमान में देश के नागरिकों के लिए केवल 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन है, जो इस प्रकार है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हथियार रहित शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ की स्वतंत्रता, यात्रा की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद से सुरक्षा प्रदान करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। संविधान भारत में विभिन्न राजनीतिक पदों के लिए विशिष्ट योग्यता निर्धारित करता है और आयु की आवश्यकताएं उनमें से हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होने के लिए कुछ योग्यताएं पूरी होनी चाहिए, जैसा कि भारत के संविधान में उल्लेखित है। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। नागरिक उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। योग्यता, उम्मीदवार को राज्यसभा संसद के ऊपरी सदन के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।